हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल द बैक बेंचर। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेडिशन लॉ। इस लॉ के बारे में आपने रिसेंट में न्यूज में बहुत सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को ऑन होल्ड कर दिया है क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना और कंट्रोवर्शियल लॉ है। तो आज हम इसी लॉ को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, अभी रिसेंट में इस पर क्या स्टेटस है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो के मेनली 4 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम हिस्ट्री ऑफ लॉ जानेंगे, सेकेंड पार्ट में रिसेंट प्रोसीडिंग्स, अभी क्या चल रहा है इस लॉ पे, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि इस लॉ के सिग्निफिकेंस क्या है और इशू क्या है, मतलब इसके अगेंस्ट में और इसके साथ में जो जो बातें निकल के आ रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ जो हमारा लास्ट पार्ट होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इवेंचुअली। सेडिशन लॉ को बेसिकली हिंदी में बोला जाता है राजद्रोह कानून, लेकिन बहुत लोग इसको देशद्रोह कानून की तरह भी जानते हैं, जो एक गलत इंटरप्रिटेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो सेडिशन लॉ वाज इनैक्टेड इन 17th century इंग्लैंड व्हेन लॉ मेकर्स बिलीव्ड दैट ओनली गुड ओपिनियंस ऑफ द गवर्नमेंट शुड सर्वाइव एज बैड ओपिनियंस वर डेट्रीमेंटल टू द गवर्नमेंट एंड द मोनार्ची। ये जो सेडिशन लॉ है सबसे पहले इंग्लैंड में इन्फोर्स हुआ था। उसके बाद जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए तब उन्होंने इस लॉ को इंडिया में भी इन्फोर्स किया, जिसका मेन मोटिव ये था कि कोई भी बात जो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो, कोई भी बैड ओपिनियन जो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो, वो इस लॉ के अंडर में आना चाहिए और उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में इस लॉ के अंडर एक्शन लिया जाएगा। इस लॉ को इंडिया में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन जिनका नाम था थॉमस मैकले, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे तो ये नाम आपको पता होगा, इन्होंने ही इंडिया में इस लॉ को इन्फोर्स किया था, आप कह सकते हैं ड्राफ्ट किया था। व्हेन इंडियन पीनल कोड IPC वाज इनैक्टेड इन 1860, जिसमें सेक्शन 124A was inserted in 1870 by an amendment introduced by Sir James Stephen when it felt the need for a specific section to deal with the offence। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो चाहते थे कि उनके अगेंस्ट में कोई रिवॉल्यूशन ना हो, कोई उनके अगेंस्ट में आवाज ना उठाए, तो वो इस लॉ के बेसिस पे बहुत सारे इंडियन लोगों के अगेंस्ट भी एक्शन लेते थे, जिसमें एक बहुत ही फेमस सेडिशन है दैट इज अगेंस्ट महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक and Jogendra Chandra Bose. The most well-known cases are the 3 sedition trials of Bal Gangadhar Tilak and the trial of Mahatma Gandhi in 1922. Gandhi ji was charged along with the Shankar Lal Banker, the proprietor of Young India, for 3 articles published in the weekly. मतलब 3 आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था उस टाइम के न्यूज़पेपर में, उसके बेसिस पे ही महात्मा गांधी के अगेंस्ट एक्शन लिया गया था थ्रू दैट एक्ट। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब हम जानेंगे कि रिसेंट में सेडिशन लॉ का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए, सेडिशन इज ए क्राइम अंडर सेक्शन 124A, इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा। सेडिशन इज ए क्राइम अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड दैट इज IPC। अब सेडिशन का एक बेसिक डेफिनेशन, सेडिशन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है दैट इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into the hatred or contempt or attempts to excite disaffection toward the government established by law in India। ये सेडिशन लॉ का बेसिक डेफिनेशन है जो सेक्शन 124A ऑफ IPC है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंग्लिश डेफिनेशन, जो काफी कंफ्यूजिंग है। इसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आते, काफी कंफ्यूज करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लिए यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। तो इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी किसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ साथ भारतीय संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ IPC की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है उसके खिलाफ। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठन अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी प्रकार का सहयोग करता है तो वह भी राजद्रोह के दायरे में आएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस लॉ में आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो देखिए, सेडिशन इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी, ये गैर जमानती अपराध है और इसके साथ साथ आपको 3 साल से लेकर के लाइफ टाइम के लिए जेल भी हो सकता है और इसके साथ और भी है, आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। अ पर्सन चार्ज्ड अंडर दिस लॉ इज बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब। अगर किसी शख्स को इस लॉ के बेसिस पे चार्ज किया जाता है तो उसको फ्यूचर में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ये भी दूसरी कंडीशन है। और दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट, उसको पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्व्स इन द कोर्ट एट ऑल टाइम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कोर्ट जब भी बुलाए तब आपको वहां पे हाजिर रहना पड़ेगा।
तो ये पनिशमेंट है फॉर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। अब हम बात करेंगे कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सेक्शन 124 एक सेडिशन लॉ के अगेंस्ट में क्या क्या है, लोग क्या क्या बातें कह रहे हैं कि जिसके कारण यहाँ पे इस लॉ को हटा देना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है वो है सेक्शन 124A इज द रिलिक ऑफ द कॉलोनियल लिगेसी एंड अनसूटेड इन अ डेमोक्रेसी। वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ये जो सेडिशन लॉ है ये कॉलोनियल पीरियड का है, ये बहुत पुराना लॉ है और ये उस समय था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि उनके अगेंस्ट में कोई आवाज ना उठे, और डेमोक्रेसी में इस लॉ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज ए कॉन्स्टेंट ऑन द लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके अगेंस्ट में लॉ काम करता है। सो इस लॉ को हटा देना चाहिए, ये उनका पहला आर्गुमेंट है। डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रोबस्ट पब्लिक डिबेट इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। दे शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज सेडिशन। किसी भी गवर्नमेंट को अगर स्मूथली रन करना है, न्यूट्रली रन करना है, पब्लिक के लिए रन करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा, तो उसका क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, जिससे उनको ये पता चले कि वो गलत क्या कर रहे हैं और अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए। राइट टू क्वेश्चन, क्रिटिसाइज एंड चेंज रूलर्स इज वेरी फंडामेंटल टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये मैं आपको बता चुका हूं। फोर्थ पॉइंट, द ब्रिटिश हु इंट्रोड्यूस्ड सेडिशन टू ऑप्रेस इंडियंस हैव देमसेल्व्स अबॉलिश्ड द लॉ इन देयर कंट्री। देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिया शुड नॉट अबॉलिश दिस सेक्शन। तो वो कहना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो लॉ है पहले इंग्लैंड में इन्फोर्स हुआ था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में भी इन्फोर्स किया। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर इंग्लैंड में हट चुका है, जिन्होंने इस लॉ को इंडिया इन्फोर्स किया उन्होंने खुद अपने कंट्री में हटा दिया है, तो इंडिया में इसका रखने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड लास्ट पॉइंट, द सेडिशन लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड एज अ टूल टू प्रोसिक्यूट पॉलिटिकल डिसेंट। अ वाइड एंड कंसंट्रेटेड एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन इज इनबिल्ट इनटू इट व्हिच परमिट्स द ब्लैटेंट अब्यूज। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि इंडिया में जितने भी रूलिंग गवर्नमेंट अभी तक हुए हैं, मैं अभी वाले गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी अभी तक रूलिंग गवर्नमेंट हुए हैं उन सभी ने इस लॉ को अपने फायदे के लिए यूज किया है। कैसे? जो भी लोग रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं या उनके किसी काम को क्वेश्चन करते हैं, तो वो इस लॉ को यूज करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। सो इन सभी पॉइंट से कारण लोग कह रहे हैं कि इस लॉ को हटा देना चाहिए। तो अभी तक हमने उन सभी मेन आर्गुमेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया जो कहते हैं कि इस लॉ की अब कोई जरूरत नहीं है, हटा देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस लॉ का एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, दैट इज कन्विक्शन रेट। हम इसको थ्रू स्टैट समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक न्यूज आर्टिकल है, while the number of cases filed under section 124A sedition of IPC has increased by 160% in 2019 as compared to 2016, the rate of conviction dropped from 33.3% in 2016 to 3.3% in 2019 according to the data of NCRB। ये बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो 2016 में था और जो 2019 में था, उनके नंबर ऑफ केस फाइलिंग अंडर सेडिशन बढ़ गया है। कितना? दैट इज 133%। लेकिन उनमें जो जेन्युइन केसेस हैं, जो कन्विक्शन रेट है, वो 33.3% से 3% तक डिक्रीज हो गया है। मतलब अगर 100 लोगों के अगेंस्ट में केस फाइल किया जा रहा है, उसमें बस 3 ही ऐसे हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जिसके अगेंस्ट सेडिशन लॉ चलेगा फर्दर। इस डेटा को आप मोर प्रिसाइजली देख सकते हैं। देखिए, अरेस्टेड केसेस हैं 2014 से 2019 के बीच में, दैट इज 559, और केसेस फाइल्ड है दैट इज 337, और जो जेन्युइन कन्विक्शन है वो है बस 10 लोगों का। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ड्रॉबैक है, कितना ज्यादा केस फाइलिंग हो रही है जिसमें से जेन्युइन कन्विक्शन कितना कम है। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस लॉ का गलत यूज हो रहा है। तो अब हम उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कहते हैं कि इस लॉ को अभी भी रहना चाहिए। हम उन सभी आर्गुमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो इसके सपोर्ट में है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी हैज इट्स यूटिलिटी इन कॉम्बैटिंग एंटी नेशनल, सेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट। ये एक सही बात है, क्योंकि देखिए, अगर सेडिशन लॉ किसी ऐसे आदमी के अगेंस्ट में लगाया जाता है जो वाकई में किसी टेररिस्ट एक्टिविटी या एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है, तो ये लॉ तो उस समय बहुत अच्छा है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में। तो ये एक वैलिड पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद द वायलेंस एंड इलीगल मींस। द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये भी एक काफी वैलिड पॉइंट है, क्योंकि देखिए, अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है या अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो उसका सबसे मेजर फैक्टर उसका ये होना चाहिए कि उसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए। और जैसा कि आपने रिसेंट में भी एग्जांपल देखा होगा अपने कंट्री में कि अपोजिशन कुछ भी कर सकती है रूलिंग गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए या उनकी पावर कम करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में जब रूलिंग गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए अपोजिशन पार्टीज वायलेंस एंड इलीगल मींस का यूज करती है,
तो उस पॉइंट में सेडिशन लॉ का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनवाइट पीनल एक्शन, कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अट्रैक्ट पनिशमेंट। तो इस आर्गुमेंट का बेसिक मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी कोर्ट के या जुडिशियल सिस्टम के किसी पार्ट के अगेंस्ट में आप कुछ बातें बोलते हैं या कुछ भी करते हैं जो उनके अगेंस्ट में जाता है, या आप उनकी बुराई भी कर देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो उसमें आपको सजा हो सकती है। तो ये पॉइंट हमें ये कहना चाहता है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको सजा हो सकती है तो कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलने में आपको सजा क्यों ना हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, many districts in different states face a Maoist insurgency and rebel groups virtually run a parallel administration. These groups openly advocate the overthrow of the state government by revolution. ये उसी पॉइंट से सिमिलर है जो हमने पहले डिस्कस किया, जहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए वायलेंस एंड इलीगल मीन्स यूज करती है अपोजिशन पार्टी। इन द सेम वे जो माओइस्ट होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल रहे, उसको पावर से हटाने की कोशिश करते हैं। सो इस केस में भी सेडिशन लॉ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। Against the backdrop, the abolition of the Section 124A would be ill-advised merely because it has been wrongly invoked in some highly publicized cases. तो ये वो सभी आर्गुमेंट पॉइंट्स हो गए जो कहते हैं कि इस लॉ को अभी भी रखना चाहिए, इसको हटाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड देखा, उसके बाद हमने देखा कि ऐसे क्या क्या आर्गुमेंट पॉइंट्स है जो कहते हैं कि इस लॉ की अब कोई जरूरत नहीं है, और इस लॉ का हमने मेजर ड्रॉबैक भी देखा, और उसके बाद हमने ऐसे आर्गुमेंट देखे जो कहते हैं कि इस लॉ को अभी भी रहना चाहिए। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको भी लगा होगा कि इस लॉ के एडवांटेजेस तो हैं, बट इसके बहुत बड़े बड़े लूप होल्स भी हैं जिसका यूज गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस लॉ के साथ क्या करना चाहिए, इसे रखे रहना चाहिए या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके वापस इन्फोर्स कर देना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए। तो पहला मेजर पॉइंट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेसी। द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट दैट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सेडिशन। तो ये पॉइंट हमें बहुत कुछ कह रहा है कि देखिए सेडिशन लॉ का मेन मोटिव क्या था कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी में अगर कोई शामिल हो या टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हो, उसके अगेंस्ट में हम एक्शन ले इस लॉ के अकॉर्डिंगली। लेकिन इस लॉ के कारण किसी भी इंडियन सिटीजन के राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज राइट्स आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ द सेडिशन शुड बी नैरोड डाउन, जो मैंने आपको पहले ही बताया, only the issues pertaining to the territorial integrity of India as well as the sovereignty of the country। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि इस लॉ में थोड़ा कुछ चेंजेस करना चाहिए और बस उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए जो भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाए। इवेंचुअली कोई भी चीज हो जो कंट्री के अगेंस्ट में हो वो इस लॉ के अंडर में आना चाहिए। कंट्री के अगेंस्ट होने वाली बातों पे तो कोई आर्गुमेंट करने का मतलब नहीं बनता। तो इन सभी का मोरल यही है कि इस लॉ को ना ही रखे रहना चाहिए और ना ही हटाना चाहिए, इससे चेंजेस की बहुत जरूरत है। इसमें बस उन्हीं एलिमेंट्स को लाना चाहिए जो कंट्री को हर्ट करे, दैट्स इट। तो ये मोरल हमारा ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है इस लॉ पे? इसे रखे रहना चाहिए, हटा देना चाहिए या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें अपकमिंग स्क्रीन पे आने वाली डिटेल्स को यूज करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।